नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में दो अहम विषय हैं दोस्तों 8वां पे कमीशन का जैसे ही कमेटी गठित हो गया है, अब उसके अंदर के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सामने आ रहे हैं। जी हां, 8वें पे कमीशन के कमेटी को बिठाते हुए भारत सरकार ने जो लेटर निकाला था या जो प्रेस रिलीज जारी किया था, उसमें तीन अहम बातें हैं, तीन नई बातें हैं दोस्तों। और ये नई बातें क्या हैं, उनको लेकर के आज के इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। क्या पे कमीशन जो कमिटी है, क्या 18 महीने से पहले ही जब चाहे तब अपना रिपोर्ट सबमिट कर सकती है, या तो पे कमीशन क्या अलग अलग हिस्सों में अपना रिपोर्ट सबमिट कर सकती है? ऐसे ही कुछ चीजें उस आदेश में, उस प्रेस रिलीज में लिखा गया है दोस्तों, जो कि बहुत अहम है, हम सबको समझना जरूरी है। इसके साथ ही साथ क्या जो कमिटी बनाई गई है ये परमानेंट कमिटी नहीं है, क्या इसमें बदलाव भी हो सकता है, इसके बारे में भी जानेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ क्या होता है नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, आपके हमारे पेंशन में क्या 8वें पे कमीशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी मिलने के चांसेस नहीं है, ये भी आगे समझेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ पेंशन मंत्रालय ने 30 अक्टूबर 2025 को एक अहम आदेश निकाला है। यह आदेश आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप चाहे किसी भी विभाग के पेंशनर हो, चाहे डिफेंस के हो, चाहे सिविल के पेंशनर हो, चाहे पैरामिलिट्री के ही पेंशनर क्यों ना हो, रेलवे के ही पेंशनर क्यों ना हो, आपके लिए भी 30 अक्टूबर 2025 का पेंशन मंत्रालय का यह आदेश जहन में बिठाने वाला आदेश है, क्योंकि आपके साथ भी कभी भी कुछ भी ऐसा हो सकता है जिस टाइम आपको इस आदेश की जरूरत पड़ जाए। आगे उस आदेश का कॉपी को भी दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा। तो चलिए इन्हीं दो विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, सामने के आंकड़े देखिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो सैनिक पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, लेकिन लगातार वो वीडियोस देखते हैं। तो उनसे मेरी आग्रह है कि चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आने वाले समय में बगैर किसी रुकावट के चैनल के वीडियोस को देखते रहने के लिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके आगे वीडियोस कंटिन्यू देखते रहें, फिर आपको नोटिफिकेशन भी मिलेंगे और कोई भी जानकारी आपसे नहीं छूटेगा। दोस्तों, वीडियोस देखना फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन सब्सक्रिप्शन एक ही बार किया जाता है। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, वो चाहे तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करेंगे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर उनको मिलेगा। ज्वाइन करना कंप्लीटली आपके विलिंगनेस के ऊपर है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले भारत सरकार ने रिकवरी को लेकर के साफ कर दिया, बढ़ा हुआ पेंशन कम नहीं होगा, रिकवरी के भी कंडीशंस बना दिए। जी हां दोस्तों, बेहद अहम है। चलिए, जो पेंशन मंत्रालय का लेटर जारी हुआ है, एक दिन पहले का ही लेटर है, उस लेटर को देख के समझते हैं। दोस्तों, भारत सरकार के पेंशन मंत्रालय ने 30 अक्टूबर 2025 को ये जो लेटर निकाला है, ये बेहद अहम और महत्वपूर्ण लेटर है। आप चाहे किसी भी विभाग के पेंशनर हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के पेंशनर हैं, चाहे आपका रिकवरी होता हो पेंशन में से या ना होता हो, हर एक पेंशनर के लिए ये लेटर बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद अहम लेटर है दोस्तों। क्योंकि इस लेटर में रिकवरी से जुड़े हुए और बढ़े हुए पेंशन को कटौती करने से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस, रूलिंग्स सामने रखे गए हैं। आप जैसे यहां देख पा रहे हैं, यह ऑफिस मेमोरेंडम है पेंशन मंत्रालय का, जिसका विषय है रिवीजन ऑफ पेंशन आफ्टर ऑथराइजेशन अंडर सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स। और इन्हीं रूल्स के तहत डिफेंस के भी जो पेंशन के रूल तय किए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रिफर टू दिस डिपार्टमेंट ऑफिस मेमोरेंडम नंबर dated 18 अक्टूबर 2024 and to reiterated that as per sub rule 2 of rule 66 of CCS pension rule 2021 subject to provision rule 7 and 8 of CCS pension rule 2021। अब रूल क्या बताया गया देखिए, पेंशन और फैमिली पेंशन once authorized after final assessment or revised under sub rule 1 of rule 66 of CCS pension rule 2021 shall not be revised to the disadvantage of the pensioner or family pensioner unless such revision becomes necessary on account of detection of a clerical error subsequently। दोस्तों, यहां कहा गया है कि किसी भी पेंशनर का एक बार पेंशन ऑथराइज करके पेंशन बढ़ा दिया गया, उसको डिसएडवांटेज यानी कि कम नहीं किया जा सकता है। कुछ कंडीशंस बताए गए हैं, कंडीशंस आप समझिए। इन केस ऑफ द क्लरिकल एरर इज डिटेक्टेड आफ्टर ए पीरियड ऑफ 2 years
from the date of authorization or revision of pension or family pension, no revision of pension to be disadvantage of the pensioner or family pensioner shall be ordered without the concurrence of Department of Pension and Pensioner Welfare। यानी कि अगर किसी का पेंशन बढ़ा दिया, 2 साल हो गया, 2 साल के बाद कोई मिस्टेक, कोई क्लरिकल एरर पता चलता है, तो उसको सही करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर वाला सैंक्शन लिए बगैर, उनका अप्रूवल लिए बगैर उसको नहीं कम किया जा सकता है। साफ साफ रूलिंग है। उसके आगे दोस्तों, फर्दर द क्वेश्चन वेदर द रिवीजन हैज बिकम नेसेसरी ऑन अकाउंट ऑफ अ क्लरिकल एरर और नॉट शैल बी डिसाइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट। यानी कि दोस्तों, जब तक मिनिस्ट्री द्वारा, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट द्वारा इसको नेसेसरी नहीं माना जाएगा, तब तक किसी का पेंशन को कम नहीं किया जाएगा। साफ रूल है दोस्तों। इफ कंसिक्वेंट ऑन रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ फैमिली पेंशन अंडर रूल 2 एन एक्सेस पेमेंट पेंशन और फैमिली पेंशन इज फाउंड टू बी मेड to the pensioner or family pensioner, and if such excess payment is not on account of any misrepresentation of facts by the pensioner or family pensioner, the administrative ministry or department shall examine in consultation with the Department of Expenditure whether or not recovery of such excess payment can be waived off। यानी कि दोस्तों, अगर किसी का रिकवरी करना भी हो, मान लीजिए किसी गलती की वजह से किसी को भुगतान कर दिया गया हो जिसमें पेंशनर का कोई गलती ना हो, पेंशनर ने कोई गलत जानकारी ना दी हो, ऐसे कंडीशन में किसी को अगर ज्यादा भुगतान कर दिया गया, तो उसको रिकवरी करने से पहले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर यानी कि वित्त मंत्रालय से सलाह मशवरा होगा कि इस चीज को क्या हम माफ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। वो चीज सलाह मशवरा होगा, ये साफ लिखा हुआ है। एंड इशू एप्रोप्रिएट ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद द रिलेवेंट रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस इन दिस रिगार्ड। यानी कि वित्त मंत्रालय से अप्रूवल लेने के बाद ही, उनसे सलाह मशवरा लेने के बाद ही अगर जरूरत पड़ी तो रिकवरी हो सकता है, अदरवाइज रिकवरी नहीं किया जा सकता, ऐसा यहाँ कहा गया है। Where the administrative ministry of department decides not to waive off the excess payment of the pension or family pension, the retired government servant concerned or family pensioner shall be served with a notice by the head of office requiring him to refund the excess payment of pension within a period of 2 months from the date of receipt of notice by him। यानी कि दोस्तों, रिकवरी अगर करना भी पड़ा तो रिकवरी से 2 महीने पहले ही पेंशनर को नोटिस भेजना पड़ेगा। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जो रिकवरी करना चाहता है, उनके द्वारा पेंशनर को 2 महीने पहले ही नोटिस भेजा जाना जरूरी है। वो भी तब जब पहले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर यानी कि वित्त मंत्रालय से सलाह मशवरा करने के बाद। In case of government servant fails to comply with the notice, the head office shall be ordered in writing direct to such excess payment shall be adjusted in instant installment by short payment of pension in future in 1 or more installments as the head of office may direct। यानी कि दोस्तों, अगर उस नोटिस का कोई भी रिप्लाई नहीं आता है या उस नोटिस में जो जानकारी, जो गाइडेंस दिए गए उसको नहीं कंप्लाई किया जाता पेंशनर द्वारा, तभी जाकर के एक्सेस पेमेंट को रिकवर किया जा सकता है। ये साफ साफ रूलिंग है। यानी कि बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आपका पेंशन को अगर मान लीजिए ज्यादा दे दिया तो अचानक से बगैर किसी नोटिस के आपसे रिकवरी नहीं किया जा सकता। रिकवरी ऐसा ही नहीं हो सकता। रिकवरी के बहुत सारे कंडीशंस हैं। अगर आपको नोटिस दिए बगैर ही कोई रिकवरी करता है तो इलीगल है दोस्तों। वैसे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बोलता है कि पेंशनर से रिकवरी नहीं किया जा सकता है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, और पे कमीशन से जुड़ी हुई जानकारी, और यह जानकारी है 8 CPC के 3 नए और अनोखी बातें। जी हां दोस्तों, 8वें पे कमीशन को बैठाते हुए, संगठित करते हुए जो प्रेस रिलीज कैबिनेट की तरफ से निकाली गई थी, उसमें 3 ऐसे अहम महत्वपूर्ण बातें समझ में आ रही है, दिखाई दे रही है दोस्तों। उसमें सबसे पहली बात तो दोस्तों है, कमेटी परमानेंट नहीं टेम्परेरी बॉडी है। जी हां, कमेटी जो है वो एक टेम्परेरी बॉडी है। ये एक नई बात सामने आई है जो अमूमन पहले के पे कमीशनों के नोटिफिकेशन में नहीं हुआ करता था। अब दूसरी बात दोस्तों, 18 महीने से पहले भी अलग अलग हिस्सों में सबमिट हो सकता है 8 CPC का रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, ये भी इसी रिपोर्ट के अंदर ही लिखा हुआ है, जो प्रेस रिपोर्ट, जो प्रेस रिलीज है, कि 18 महीने से पहले भी अलग अलग हिस्सों में भी 8वां पे कमीशन का रिकमेंडेशन हो सकता है सबमिट।
ये भी लिखा हुआ है, ये भी आगे समझाऊंगा। उसके साथ ही साथ क्या पुराने पेंशनर्स को 8 सीपीसी में ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। ये सामने आप प्रेस रिलीज देख पा रहे हैं जो भारत सरकार ने अभी अभी जारी किया था 8वें पे कमीशन को संगठित करते हुए। और इस प्रेस रिलीज में आप जैसे देख पा रहे हैं साफ साफ लिखा हुआ है, यहां पर आप देखिए, द 8th सेंट्रल पे कमीशन विल बी अ टेम्पररी बॉडी। साफ साफ लिखा हुआ है यह टेम्पररी बॉडी है, यह टेम्पररी एक संस्था है। उसके बाद दोस्तों और अहम और महत्वपूर्ण चीज आपको दिखाई देगी दोस्तों नीचे की ओर, आप अगर देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है इट में कंसिडर इफ नेसेसरी सेंडिंग इंटरिम रिपोर्ट्स on any of the matters as and when the recommendations are finalized। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर कहा गया है कि अगर जरूरी पाया गया और किसी विषय पर अगर रिकमेंडेशन फाइनल हो जाता है तो अंतरिम रिपोर्ट भी ये कमिटी सबमिट कर सकती है। ये महत्वपूर्ण चीज निकल के सामने आई है। और नीचे की ओर अगर आप देखेंगे तो जिन बातों को ध्यान में रखते हुए पे कमीशन को जो है हिदायत दी गई है काम करने की, उसमें से 3 नंबर जो पॉइंट है, द अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, ये भी एक अहम और महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम क्या होता है? जो ओल्ड पेंशन स्कीम होता है जिसमें पेंशनर की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, केवल सरकार की तरफ से ही पेंशन फंड किया जाता है, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए, उसके खर्चे को भी मद्देनजर रखते हुए रिकमेंडेशंस बनाने की सलाह दी गई है। हालांकि ये बड़ी बात नहीं है, इससे ये पता नहीं चलता है कि जो नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम वाले हैं उनको फायदा ज्यादा नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं होता है। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा जब रिकमेंडेशन सबमिट होता है। लेकिन दोस्तों यहां सबसे महत्वपूर्ण है ये जो दूसरा वाला पॉइंट है कि 18 महीने से पहले भी अगर किसी विषय के ऊपर, अगर किसी सब्जेक्ट के ऊपर अगर रिकमेंडेशन फाइनलाइज हो गए तो उसको पे कमीशन सरकार को सबमिट कर सकती है। इसका मतलब है अलग अलग हिस्सों में भी रिकमेंडेशन सबमिट हो सकते हैं। क्या ऐसा प्लानिंग है कि आगे आने वाले समय में जैसे जैसे जो भी चुनाव आते रहेंगे उन्हीं चुनावों के हिसाब से उससे ठीक पहले पहले ऐसे कोई रिकमेंडेशन सबमिट हो जाए? क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या ऐसा होने का अंदेशा है? मेरे जहन में कुछ ऐसे सवाल आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जो लाइन लिखी गई है कि बीच में भी अगर 18 महीने से पहले भी किसी विषय के ऊपर अगर कमीशन फाइनलाइज हो जाए तो वो अपना उस विषय का रिकमेंडेशन सबमिट कर सकती है, ऐसा लाइन लिखा जाना कहीं ना कहीं इसी और इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, पे कमीशन किसी भी तरीके से अपना रिकमेंडेशन सबमिट करे, लेकिन हमारा मुद्दा होना चाहिए हमारे जो इश्यूज हैं उन इश्यूज को पे कमीशन द्वारा एड्रेस किया जाना चाहिए। जो भी पेंशनर कर्मचारियों के इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जाना चाहिए, चाहे रिकमेंडेशन एक हिस्से में जाए 4 हिस्से में जाए, लेकिन रिकमेंडेशन फायदे वाला होना चाहिए, पेंशनर्स को, कर्मचारियों को फायदा देने वाला होना चाहिए। ये मेरा मानना है। आप सहमत हैं या नहीं है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।